जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो कल हमने करंट अफेयर्स किए थे एंड लास्ट 2 वीक से हम कंटिन्यूअस करंट अफेयर्स ला रहे हैं, यानी द डे फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड उससे अभी तक हमारी ये चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है, राइट। सो आज फिर हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं और फिर से एक एनर्जी के साथ। कल थोड़ी सी बैटरी मेरी डाउन थी, तबियत खराब थी, सो मे बी आई वॉज नॉट सो एनर्जेटिक इन माई वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट येट अभी जो मेरा वीडियो होगा वो आपको फिर से उसी एनर्जी के साथ दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वीडियो। ओके, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए मुझे आपसे एक बात बोलनी है। देखिए, ये नहीं होता है कि हम रोज दिन में 20 करंट अफेयर लगाएं, 10 लगाएं, लेकिन 10 को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लगाएं। इसीलिए हम जब आपके सामने करंट अफेयर्स लाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स 10 ही होते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता के आंसर करा के सॉल्व करा सकते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट द वे द यूपीएससी आस्क्स यू, राइट। आपसे यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछता। तो जिस तरह से यूपीएससी पूछता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए या सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, हम उस तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के साथ, ताकि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड ये ना हो कि हमने ये पढ़ाया था, ये हो कि हमने इससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बताई थी उसमें से आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन कैन बी अ वन लाइनर एंड इट कैन बी इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स, और उसमें से कोई एक आंसर आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो कमिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज you have to consider the following statement and National Human Rights Commission। अब ये क्वेश्चन अगर हम बहुत ध्यान से देखें और आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहा और अक्सर रहता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके लिए हम इस कमीशन को कहीं ना कहीं नोटिस होता देखते हैं, है ना। तो अब हम आते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जब हम बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वाली सही है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू इज एनएचआरसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज दे डू नॉट हैव suo motu power, okay, to inquire into any case of violation of human rights। या third, the chairperson and members hold office for a term of 5 years or attain until the age of 70। Now read all these statements very carefully। कभी भी जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं करना है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रीड करिए, फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस सेक्शन से पूछा जा रहा है? ये पॉलिटी सेक्शन से पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए पॉलिटी का करंट अफेयर हो गया और एक हाईटेक लेवल का क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ नॉर्मल लेवल क्वेश्चन, इट इज अ हाईटेक लेवल क्वेश्चन एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ एनडीए एंड सीडीएस, राइट। चाहे आप एनडीए की एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों के लिए इस तरह के क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको एवरेज प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट पेपर में भी आप एटलीस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द स्क्रीन। नाउ सी, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जिस बेसिक क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना बोला गया है कि एनएचआर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो लेट मी से कि एनएचआर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कैसी बॉडी है? स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। स्टैच्यूरी बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी जिसको हम लीगल यानी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है जो कि संविधान द्वारा बनाई गई है या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। डू नॉट हैव suo motu power। suo motu power मतलब बिना किसी की परमिशन से खुद से भी एक्शन लिया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई कंप्लेन करे, खुद भी वो एक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कहीं भी ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रही है। तो इन्होंने बोला है कि क्या उनके पास suo motu पावर नहीं होती है कि वो इंक्वायर कर सकें एनी केस ऑफ वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो यस। क्या ये चीज सही है या गलत? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इनकी सिग्निफिकेंस होती है कि दे डू हैव, ठीक है, उनके पास पावर होती है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन wrong। Now the third statement is the chairperson and the member hold office for a term of 5 years। Now see, यहाँ पे एक चेंज है। 5 years ना होके कितने साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं? 3 years के लिए, या फिर until the age of 70, यानी 70 years अगर पहले आ गए तो तब वो ड्रॉप कर देंगे जॉब, या फिर 3 years का उनका कंप्लीशन हो गया जो which held is prior, जो पहले आ जाए। अब इसके साथ अगर हम जाएं तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, ओनली 1 का मतलब ही नहीं, ओनली 2 का मतलब ही नहीं, ओनली 3 का मतलब ही नहीं। द आंसर इज नन। नन क्यों है? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितनी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो ये हो गया नन। अब मैं अगर इसको क्लीन करूं और मैं इसमें ये ऐड कर दूं, ठीक है,
कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर, ठीक है, अब मैंने बेसिक इसमें से इतना लिख दिया कि आर करेक्ट की जगह था तो मैंने नन लिखा था। अब मैं इसी को अगर क्लीन कर दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि ये बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों ही करेक्ट नहीं है। तो अब इसमें आर नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ऑल थ्री, अगर यहाँ ऑप्शन होता तो ऑल थ्री पे जाता। सपोज यहाँ मैं लिख देती ऑल थ्री, इसीलिए मैं आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ, तो ऑल थ्री आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपसे सिंपली पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे, आपको दोनों तरह से क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। अब इस हाईटेक लेवल क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, युकाटन पेनिनसुला इज लाइंग बिटवीन विच ऑफ टू वाटर बॉडीज। अब ये किसका क्वेश्चन है आप ही बताइए। ये क्वेश्चन लाई करता है ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि युकाटन पेनिनसुला, मैम आपने युकाटन पेनिनसुला क्यों लिया, इतने सारे ज्योग्राफिकल टेरेन्स हैं, आप किसी को भी पढ़ा देती बेटा। इसलिए लिया क्योंकि अभी यहाँ पे माया सिटी के रिमेन्स पाए गए हैं, और इस चीज को मैक्सिको के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी किया है, तो ये आपके लिए एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कि हम इसको पढ़ें। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मुझे वर्ल्ड का मैप नहीं याद है तो आइदर इट इज मी और इट इज यू, हम ये क्वेश्चन डील नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक रैंडम गेस लगाएंगे। क्योंकि जब पता ही नहीं है कि युकाटन पेनिनसुला है कहाँ, तो पता गेस कैसे करेंगे? एक वाइल्ड गेस भी कोई नहीं लगा सकता, तो या तो आप ड्रॉप करेंगे या आप इसको पढ़ेंगे। तो फॉर योर कन्वीनियंस आंसर बताने से बेटर हमने समझा कि आपके सामने हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, और अब आप बताएंगे। ये हमारे सामने मैप है बहुत प्यारा सा, और इसमें देखिए आपको मैं दिखाती हूँ सिंपली जो मैंने रेड लोकेशन मार्क की हुई है, दिस इज द वे द टारगेट डिफेंसिव एकेडमी वर्क्स फॉर यू पीपल, राइट। हम इस तरह से आपके लिए वर्क करते हैं कि आपको इजी डिलीवरी हो और आपको कंटेंट को ज्यादा टाइम तक वैल्यूएट कर पाए। ये हमारा कौन सी प्लेस है? युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, ये युकाटन पेनिनसुला है। अब आप मुझे बताइए किसके बीच में लाई कर रहा है? तो ये लाई कर रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में और करेबियन सी के बीच में। देख रहे हैं ना, ये कौन सा एरिया आपको पता है? मैक्सिको है, अमेरिका, लैटिन अमेरिका वाला एरिया बोला जाता है इसको। ये जो ग्वाटेमाला, निकरागुआ, कोस्टा रिका, पनामा है, ये सब लैटिन अमेरिका के कंट्रीज नाम है, ठीक है। अब ये हमारी लोकेशन थी युकाटन पेनिनसुला की, और वो किसके बीच में लाई कर रहा है? किन सी एरियाज के बीच में? गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में और करेबियन सी के बीच में। तो यहाँ इसके बीच में ये लोकेशन है। सो अगर हम अपनी स्क्रीन को क्लीन कर दें तो हम फिर से देखें तो सिंपल था कि ये युकाटन पेनिनसुला था और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और करेबियन सी के बीच में लाई कर रहा है। सो इफ आई मूव टू माय क्वेश्चन अगेन, देन द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। अब बताइए आंसर। युकाटन पेनिनसुला लाइज बिटवीन टू वाटर बॉडीज, द गल्फ ऑफ पारिया एंड करेबियन सी, the Gulf of San Matias and Gulf of Paria, Gulf of Mexico and Caribbean Sea and Pacific Ocean and Gulf of California. And now each one of you can easily answer the question. The answer for this question is Gulf of Mexico and Caribbean Sea. अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन कर लिया। एक बार फिर से मैप देख लीजिए और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Sometimes seen in news, Miyawaki method is associated with which of the following? Miyawaki method बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कहो मैम ये क्या क्या पढ़ा रही हैं, ये सब कहाँ पूछा जाता है? कोई ऐसे करंट अफेयर्स नहीं कराता। पॉइंट ये है कि कोई ऐसे करंट अफेयर्स नहीं कराता क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप फिक्स करके नहीं रख सकते यूपीएससी पैटर्न को कि ये आएगा। आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है, और करंट अफेयर्स से जो भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वो लाएंगे। इट मे बी इन योर पेपर और इट मे नॉट बी, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक एरिया था जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, क्योंकि रिसेंटली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मन की बात की उसमें उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि हमें मियावाकी जो है प्लांटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब यह है क्या? देखिए मियावाकी मेथड इसका नाम इसलिए है क्योंकि जापान में प्रैक्टिस किया जाता है। वेयर इज इट प्रैक्टिस? इट इज प्रैक्टिस्ड इन जापान। और जापान में कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और उन बॉटनिस्ट का नाम क्या था? अरिका मियावाकी। अरिका मियावाकी थे बॉटनिस्ट, और इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम मियावाकी प्लांटेशन को प्रमोट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? जो इंडिजिनस प्लांट होते हैं यानी जो कंट्री के ही प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को एक अर्बन एरिया में ग्रो करेंगे, ठीक है, अर्बन एरिया में ग्रो करेंगे।
और जब हम उन प्लांट्स को अर्बन एरिया में ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि अर्बन एरिया में ग्रो करने के टाइम पे वहां पे एक फॉरेस्टेशन को प्रमोशन मिलेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का कंटेंट मिटा दूं और अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है, तो आप आराम से बता लोगे कि मैम स्मॉल अर्बन फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जनरल था, छोटा सा क्वेश्चन था, जिस तरह से पूछा जा सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिया। फिर से एक हाईटेक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दोबारा लेके आई हूँ, क्योंकि देखो बेटा एक डे पे हम किसी चीज को कन्फाइन नहीं कर सकते। अगर वो एक स्टार्टिंग का स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ज्योग्राफी का तो हम उसको कवर करेंगे ही करेंगे। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। अब कहो मैम ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन क्यों? देखिए बेटा ज्योग्राफी से इसलिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि अराउंड 20 to 23 ये नॉर्मल है जिससे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। और अगर आप 20 का एवरेज लेके चले कि आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 20 into 4 goes to 80। 80 मार्क्स आपके ला रहा है वो GAT में, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके, नाउ क्लीनिंग विद दिस सेक्शन। अब हम आते हैं इन लेटरल सॉल्स्टिस मीन सन स्टैंड स्टिल्स। अब इसमें स्टेटमेंट आपको कंसीडर करनी है कौन सी सही है सन सॉल्स्टिस को लेके। ऑन दिस डे द लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर फॉल्स ऑन 21st June। लास्ट इज सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। नाउ अगेन आई एम ट्राइंग टू गिव योर फोकस ऑन द पॉइंट। मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है, कितनी स्टेटमेंट सही है एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों में डिफरेंस होता है। मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ओनली 1 होगी, ओनली 2 होगी, ऑल 3 होगी या नन होगी। तो पहले हमने क्या देखा था, सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है, सन स्टैंड स्टिल, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब सेकंड पे आते हैं ऑन दिस डे लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होता है, पर आपने आंसर नहीं दिया कमेंट सेक्शन में, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको इस आंसर से कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेज कराऊं। ठीक, अब लॉन्गेस्ट डे तो होता है बेटा, लेकिन लॉन्गेस्ट डे सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता है, लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, जब लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है तब ये स्टेटमेंट सही थी। तो अब आपने एक चीज और समझ ली कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और इसका अपोजिट जाए, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। 2 चीजें आपको याद हो गई यहीं पे, देयर एंड देन। अब हम फिर से स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इस चीज की वजह से क्या थी, गलत थी, और ये वाली स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। अगेन यहाँ पे गलती है, गलती नहीं है, ब्लंडर है, ये मैंने आपको उसे समझाया भी था। सन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली ऊपर होता है बेटा। और इस तरह से होता है कि जो नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो नॉर्थ पोल है, मेनली जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द सन, इस तरह से उसकी पोजीशन होती है। तो इसके साथ हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो 2 स्टेटमेंट गलत है, एक सही है। इन्होंने पूछा कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो आप बताइए ओनली 1 ही तो सही है, एक ही तो स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, दैट इज ओनली 1। क्योंकि थर्ड वाले में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता तो सही होती और सेकंड वाले में नदन होता तो सही होती। तो वी विल क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं और आपके सामने लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। वही चीज इसमें समझाई गई है बेटा, इसको लिखा हुआ भी है, देख लो। 21 जून को मार्क होता है और मैन सन स्टैंड स्टिल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में 21 जून को समर सॉल्स्टिस जो होता है लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में, तो स्टेटमेंट 2 नहीं करेक्ट है। और सन डायरेक्टली ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और मोर सिग्निफिकेंटली राइट ओवर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ताकि आपको डेटा बहुत फैक्चुअली सही मिले, इसलिए हम लेके आए। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत थी, यानी ये होना चाहिए था तब वो सही होती। और ड्यूरिंग द सॉल्स्टिस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड इन अ वे दैट नॉर्थ पोल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। रिसेंटली एक वैगनर ग्रुप न्यूज में आता है, और वो क्या है, एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, एक तो यूक्रेनियन ग्रुप है या पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत रिसेंटली अभी न्यूज में था, आप सबने अगर कवर किया हो थोड़ा बहुत भी, हमने पढ़ा कि मार्शल लॉ इज अप्लाइड इन रशिया, राइट। तो क्या ऐसी नौबत आ गई कि मार्शल लॉ अप्लाई करना पड़ा, तो उसी